Hello students, in this video we are going to cover up the chapter number 10 of your English literature book, that is a sonnet by Shakespeare. It's sonnet number 18. Sonnet 18 is also titled as Shall I Compare Thee to a Summer's Day. ठीक है, it is written by William Shakespeare. It's a very famous poem written by William Shakespeare, and it comes under the collection of sonnets written by William Shakespeare, and there are total 154 sonnets written by him. What is sonnet we will see in this video, and we will discuss the meaning of the poem in this video. But before that, we should also know a brief about Shakespeare, because he is a very prominent and important figure in English literature. William Shakespeare, born in 1564, died in 1616. You can notice that his date of birth and date of death is same, and he is also known for this because इनका जो death है और जो birth का date है वो same है, coincidentally. ठीक है, he was an English playwright, poet, actor, and widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. ये एक ड्रामेटिस्ट भी थे, एक्टर भी थे, स्टेज प्ले में, ठीक है, एक्टिंग करते थे ये, पोएट भी थे, इंग्लिश प्ले राइट थे, एंड प्ले राइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये प्ले राइट थे, ज़्यादातर ये प्लेस ही लिखे थे इन्होंने, और कुछ पोएम्स लिखे हैं, और सोनेट इनका जो पोएम है उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है. इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, एंड सो यही रीज़न है कि उनकी डेट ऑफ बैप्टिज्म को हम लोग कई बार डेट ऑफ बर्थ मानते हैं, जो कि है 26 ऑफ अप्रैल. ठीक है, बैप्टिज्म का जो डेट है वो 26 ऑफ अप्रैल है. कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि शेक्सपियर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 अप्रैल है. ठीक है, it is not his actually date of birth. Because of uncertainty of his date of birth, some person or some people take his birth date as his baptism date. बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है, जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें जो नामकरण होता है ना, उसको बैप्टिज्म कहा जाता है क्रिश्चियंस लोगों में. ठीक है, तो चर्च में ले जाकर चाइल्ड को उसका नामकरण होता है, उसी को बैप्टिज्म कहा जाता है. तो जब आपकी बैप्टिज्म होती है उस डेट को शेक्सपियर के डेट ऑफ बर्थ भी मानी जाती है. ही इज ऑल्सो कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशन पोइट. इंग्लैंड में इनको नेशनल पोइट कहा जाता है, इनको बार्ड ऑफ इवॉन भी कहा जाता है. हिज एक्सटेंट वर्क इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन, इनके जो बहुत सारे वर्क्स हैं जो कि उनके कुछ और अदर राइटर्स के साथ में उन्होंने कोलैबोरेट करके भी काम किया है बहुत सारे वर्क में, उन सबको अगर मिला दें तो ही हैज़ डन 39 प्लेस लिखे हैं इन्होंने. इट्स अ कंसिडरेबल नंबर. 154 सॉनेट्स लिखे हैं, जिस सॉनेट में से एक सॉनेट हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं आज, सॉनेट नंबर 18, एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, और इसके अलावा 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स भी लिखा है इन्होंने. सम ऑफ हिज फेमस वर्क एज अ प्ले राइट, ठीक है, इज एज प्ले राइट आर रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथेलो, द टेम्पेस्ट एंड हैमलेट. ये उनके कुछ फेमस प्लेज में से कुछ हैं. इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे हैं इन्होंने रोमन और इंग्लिश एम्परर्स के ऊपर की लाइफ के ऊपर. ठीक है, तो दे आर द हिस्टोरिकल प्लेस. कुछ हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं. इनका जो मेजर जॉनर है जिस पे ये लिखते थे वो था ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. ओके, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ये 2 चीज़ों पे वो लिखा करते थे ज़्यादातर. एंड ही इज ऑल्सो फेमस फॉर इज यूनिक स्टाइल ऑफ सोनेट नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट. ठीक है, तो इनका जो सोनेट लिखने का तरीका है उसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, बिकॉज इनका जो सोनेट लिखने का तरीका है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अलग है, एंड इसीलिए उस सोनेट का नाम ही पड़ गया है शेक्सपियरियन सोनेट. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सोनेट क्या होता है एंड हाउ द शेक्सपियरियन सोनेट्स लुक लाइक. ओके, और कैसे दूसरे सोनेट्स जो हैं वो शेक्सपियरियन सोनेट्स से अलग हैं. तो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो इन दिस वे यू हैव जस्ट गॉन थ्रू शेक्सपियर्स लिटरेरी लाइफ. नाउ व्हाट इज सोनेट? सोनेट क्या होता है?
Sonnet is pronounced as sonnet, is a 14-line poem. This is very important condition to a poem be a sonnet. 14 लाइन्स होने चाहिए उस पोएम में, ठीक है। जिस पोएम में 14 लाइन्स नहीं है वो सॉनेट नहीं है, ठीक है। तो सॉनेट में 14 लाइन्स होने चाहिए विथ फिक्स्ड राइम स्कीम्स। सेकेंड कंडीशन इज फिक्स्ड राइम स्कीम। एक फिक्स्ड राइम स्कीम होता है, ठीक है। ये राइम स्कीम चेंज नहीं होना चाहिए। तो सॉनेट बनने के लिए दो कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 14 लाइन्स पोएम होने चाहिए, फिक्स्ड राइम स्कीम होना चाहिए, और जनरली सॉनेट्स जो होते हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है 5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेच्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय स्ट्रेच्ड सिलेबल्स, ठीक है, फॉर 10 सिलेबल लाइन, ठीक है। 10 सिलेबल लाइन होंगे, मतलब 10 सिलेबल्स के लाइन होते हैं, ठीक है। मतलब एक जो लाइन पोएम का जो एक लाइन होगा उसमें 10 सिलेबल्स होंगे। अगर आप काउंट करोगे सिलेबल्स को तो उसमें 10 सिलेबल्स होंगे, ठीक है। उसमें एक सेट बनता है, ठीक है। सेट बनता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का। जैसे कि आप अगर एक लाइन है, ठीक है, उसमें 10 सिलेबल्स हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर 10 सिलेबल्स। इसमें होता क्या है कि 2 के सेट्स बन जाते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल U, and second one is stressed syllable, then again unstressed syllable, then stressed syllable, unstressed syllable, stressed syllable, unstressed, stressed, unstressed, stressed. इसको बोलते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर, दैट मीन्स पेंटामीटर। इसको बोलते हैं दिस वन सेट इज नोन एज आयम्ब। इसको आयम्ब बोला जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। तो जो सोनेट होते हैं उनकी लाइंस जनरली आयम्बिक पेंटामीटर होती है, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल है, आई विल नॉट गो इनटू द डीप, ठीक है, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए बस इतना जानो एंड इट इज इनफ, ठीक है। अब सिलेबल्स क्या होता है तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। सिलेबल्स मतलब क्या होता है, एक वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड। एक वर्ड हो सकता है या फिर एक वर्ड का पार्ट हो सकता है जिसमें एक वॉवेल होना जरूरी है, वॉवेल का साउंड होना जरूरी है, ठीक है। यस, 1 वॉवेल साउंड। अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, जिसमें एक वॉवेल साउंड होना जरूरी है, उसको एक सिलेबल बोला जाता है। जैसे कि मैं अगर एक वर्ड लिखूं ऑन में कितने सिलेबल्स हैं? एक सिलेबल है, बिकॉज इसमें एक ही वॉवेल साउंड है, ऑन। अगर मैं लिखूं स्कूल, इसमें कितने सिलेबल्स हैं? ओनली 1 सिलेबल, अगेन बिकॉज यहां पे भी सिर्फ एक ही वॉवेल साउंड आ रहा है। अगर आप इस वर्ड को बोलते हो एक ही वॉवेल साउंड आ रहा है, स्कूल, दैट मीन्स 1 सिलेबल, ओके। तो दीज 2 आर 1 सिलेबल्स। अगर मैं एक वर्ड लिखूं हैप्पी, तो there are 2 syllables because दो sounds, there are 2 vowels sound, that means 2 syllables. It means ये जो है वो क्या है, 2 syllable word है, ठीक है। तो it's a word or a part of word with 1 vowel sound, इसको एक syllable कहा जाता है। तो इस वर्ड में, इस सेंटेंस में हमारे पास 10 syllables थे, ठीक है, जिसमें से एक सिलेबल अनस्ट्रेस था, एक स्ट्रेस था। जैसे कि हैप्पी है, हैप्पी, तो इसमें फर्स्ट सिलेबल जो है ये स्ट्रेस्ड है, और पी जो है अनस्ट्रेस्ड है। इसमें पहले स्ट्रेस्ड आ रहा है, अनस्ट्रेस्ड बाद में आ रहा है। तो इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं, तो इसी वजह से यही जो स्ट्रक्चर है सोनेट का, इसी की वजह से सोनेट लिखना बहुत टफ होता है। इट्स नॉट इजी टास्क टू राइट अ सोनेट, बिकॉज इस सारे कंडीशंस उसमें फुलफिल होने चाहिए। लाइक 14 लाइन्स होने चाहिए, फिक्स्ड राइमिंग स्कीम्स होने चाहिए, और आयम्बिक पेंटामीटर होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इट शुड, मतलब अगर नहीं चलेगा, बट ज़्यादातर सोनेट्स में आयम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं, ठीक है। एंड द आयम्बिक पेंटामीटर मीन्स 10 सिलेबल लाइन्स, जिसमें से 5 सेट्स होंगे अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल के, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स के 5 सेट्स होंगे,
तो इन दिस वे द सोनेट इज डिफाइंड. इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड वी यूजुअली रेफर्ड टू 3 डिस्क्रीट टाइप्स ऑफ सोनेट्स. ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर इंग्लिश में देखें तो 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स. वन इज पेट्रार्कन सोनेट्स. पेट्रार्कन सोनेट जो था वो लिखा था पेट्रार्क, एक पोएट हैं, इटालियन पोएट हैं, ही इज अ इटालियन पोएट. ठीक है, इन्होंने लिखा था पेट्रार्क ने पेट्रार्कन सोनेट. ये भी 14 लाइन्स के होते थे, बट देयर आर अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स. ठीक है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं. ठीक है, उनकी वजह से ये डिफरेंट हो जाता है. और डिफरेंस कहाँ है वी विल सी. बट ये जो है पेट्रार्क ने लिखा था, इसलिए इसको पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं. सेकेंड इज शेक्सपियरियन सोनेट, जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एंड स्पेंसरियन सोनेट. स्पेंसरियन सोनेट ने एडमंड स्पेंसर ने लिखा था. ये भी एक पोएट थे, एडमंड स्पेंसर. इन्होंने लिखा था स्पेंसरियन सोनेट. इसमें सबसे नया जो है वो है शेक्सपियरियन सोनेट. ठीक है, सबसे नया जो है मॉडर्न जो है वो शेक्सपियरियन सोनेट है. ठीक है, और अगर कोई बोले बाय डिफॉल्ट सोनेट तो हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट को ही समझते हैं जनरली. ठीक है, दे आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे यूज देयर ओन फिक्स्ड राइमिंग स्कीम्स. ठीक है, तो ये डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? डिफरेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर की वजह से. कई बार क्या होता है, दोनों पोइट्स जो हैं, बाकी दोनों पोइट्स हैं, स्पेंसर एंड पेट्रार्क, इन्होंने जो अपना सोनेट लिखा था 14 लाइन का पोएम, उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर का डिफरेंस था. अभी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. और उसमें कई बार राइमिंग स्कीम का भी डिफरेंट होता है, लेकिन अपना खुद का एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम जरूर होता है उसमें भी. ठीक है, हाँ, लेकिन हो सकता है कि शेक्सपियर से उनका राइमिंग स्कीम अलग होगा. शेक्सपियरियन सोनेट का राइमिंग स्कीम और स्ट्रक्चर क्या होता है विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. और ऑब्वियसली ये दोनों का जो राइमिंग स्कीम और स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा शेक्सपियरियन सोनेट से. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है. तो अब हम लोग देखते हैं शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है. व्हाट इज शेक्सपियरियन सोनेट? तो इन दिस स्लाइड वी हैव कंप्लीटेड दिस व्हाट इज सोनेट, एंड सोनेट ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, सोनेट में 14 लाइन्स होना जरूरी है, फिक्स्ड राइमिंग स्कीम्स होना जरूरी है. लेकिन 3 तरह के सोनेट हैं और तीनों के राइमिंग स्कीम्स अलग अलग टाइप के होते हैं. ठीक है, 14 लाइन्स कंफर्म है. आयम्बिक पेंटामीटर भी ऑलमोस्ट कंफर्म है. कई जगह एक्सेप्शंस होते हैं, बट अपना डिटेल में फिलहाल नहीं जाएंगे. एंड दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके, सिलेबस आपको पता चल गया क्या होता है. एंड नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. शेक्सपियरियन सोनेट. शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो 1609 में पब्लिश हुआ था. ठीक है, 1609 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम. शेक्सपियर का जो सोनेट्स जो उन्होंने लिखे थे, उसके जो वेरिएशंस हैं, जो दूसरे सोनेट्स से वो डिफरेंट बनाता है उसको, वो है उसका स्ट्रक्चर. उनके सोनेट्स में आपको 3 क्वार्ट्रेन्स मिलेंगे. क्वार्ट्रेन का मतलब होता है 4 लाइन्स, सेट ऑफ 4 लाइन्स. 4 लाइन का सेट होता है एक पोएम में. ठीक है, 4 लाइन का सेट, उसको क्वार्ट्रेन्स कहा जाता है. और 2 लाइन के सेट्स को हम कहते हैं कपलेट. ओके, तो शेक्सपियर के सोनेट में आपको 3 क्वार्ट्रेन्स मिलेंगे, दैट इज 3 4 are 12 एंड 13 14, 2 कपलेट्स, 2 लाइन्स और. ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? 3 क्वार्ट्रेंट्स, मतलब 4 लाइन प्लस 4 लाइन प्लस 4 लाइन प्लस 2 लाइन्स. कितने हो गए? 14 लाइन्स. यू गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड सोनेट. तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है. और सेकेंड चीज, जब राइमिंग स्कीम जो शेक्सपियर के सोनेट में दिखेगा, शेक्सपियरियन सोनेट का जो फिक्स्ड राइमिंग स्कीम है वो है ABAB CD EF GG. मतलब ये वाला जो है वो ABAB रहेगा, सेकेंड इज CD थर्ड इज EF एंड 2-1 is GG. They will be rhyming in this way. तो दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट. यही स्ट्रक्चर जो है बाकी 2 सोनेट्स के अलग होते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट. अभी हम लोग फिलहाल इसको फोकस करेंगे, अदर टू लीव इट. नाउ शेक्सपियरियन सोनेट स्ट्रक्चर अलाउज फॉर मोर स्पेस टू बी डिवोटेड टू द बिल्डअप ऑफ अ सब्जेक्ट और प्रॉब्लम्स देन द इटालियन और पेट्रार्कन फॉर्म्स. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि इटालियन और पेट्रार्कन फॉर्म्स जो होते हैं, मतलब इटालियन मतलब पेट्रार्क का, ठीक है, का जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है शेक्सपियरियन सोनेट से. शेक्सपियरियन सोनेट में ये जो 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं, ठीक है, ये होता है बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? द
पोयम, जो सोनेट है उसका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा, और ये होता है कंक्लूडिंग पार्ट, को कंक्लूजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होती है कि these first 3 quadrants are subjects and the second last 2 is the conclusion of the sonnet। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है, और शेक्सपियर के सोनेट में आपको सब्जेक्ट लंबा मिलता है और कंक्लूजन सिर्फ 2 लाइन में होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इट इज एनालाइज्ड दैट शेक्सपियर सोनेट्स वर डेडिकेटेड टू, शेक्सपियर के जो टोटल 154 सोनेट्स हैं उनको, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स को डेडिकेट किया गया है। सोनेट 1 से 126 जो है वो एक फेयर यूथ अननेम्ड यंग मैन है, उनको डेडिकेट किया गया है। मतलब सोनेट नंबर 1 से लेके सोनेट नंबर 126 तक, मतलब जो सोनेट हम पढ़ने जा रहे हैं, सोनेट नंबर 18 इज डेडिकेटेड टू फेयर यूथ एंड अनमैन्ड यंग मैन। यही जो सोनेट है, सोनेट नंबर 1 टू सोनेट नंबर 126, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं। यही सोनेट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम पर्पज टू। ठीक है, तो जो सोनेट नंबर 1 से 126 है वो फेयर यूथ और अननेम्ड यंग मैन के लिए को डेडिकेट किया गया है। देन सोनेट नंबर 127 टू 152 इज डेडिकेटेड टू अ डार्क लेडी। ठीक है, इस दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं, फेयर यूथ और डार्क लेडी, ये दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इनको इस तरीके से बोला जाता है फेयर यूथ सीक्वेंस सोनेट और द डार्क लेडी सीक्वेंस सोनेट। ठीक है, सीक्वेंस सोनेट, इस तरीके से भी इन दोनों सोनेट्स को बोला जाता है। अगर मैं बोलूँ द फेयर यूथ सीक्वेंस सोनेट, मतलब 1 से लेकर 126 तक। अगर मैं बोलूँ द डार्क लेडी सीक्वेंस सोनेट, दैट मीन्स इसका मतलब है 127 टू 152। अब बच गया 153 और 154 सोनेट्स। तो ये दो जो लास्ट के 2 सोनेट्स हैं, ये शेक्सपियर ने पीछे के सारे सोनेट से बहुत ही अलग सब्जेक्ट पे लिखा है। इसको उन्होंने डेडिकेट किया है, या बोलना चाहिए इसको उन्होंने लिखा है एक रोमन गॉड को एड्रेस करते हुए, और उनका नाम है क्यूपिड। इनको गॉड ऑफ लव भी कहा जाता है, क्यूपिड, और इस रोमन गॉड। ठीक है, तो सोनेट नंबर 153, सोनेट नंबर 154 इज डेडिकेटेड टू दिस लव ऑफ गॉड क्यूपिड, इज अ रोमन गॉड। और द डार्क लेडी सीक्वेंस, ठीक है, तो सीक्वेंस ऐसे लिखते हैं, द डार्क लेडी सीक्वेंस सोनेट इज 127 टू 152। द फेयर यूथ सीक्वेंस सोनेट इज 1 to 126। ठीक है, दिस इज अबाउट शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में आपको इतनी जानना है। तो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सोनेट, वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ सोनेट, वी हैव डिस्कस्ड शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, और शेक्सपियर के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल गो स्ट्रेट टू द पोएम, the sonnet that we have to cover, sonnet number 18, shall I compare thee to the summer's day। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? shall I compare thee मतलब क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं एक समर डे से, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये बेसिकली एक पोएम है जहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि जो सोनेट नंबर 18 है वो फेयर यूथ सीक्वेंस सोनेट से आता है। मतलब यहाँ पे ये जो सोनेट है वो किसी एक यंग मैन को डेडिकेट किया हुआ है। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो ये यंग मैन है वो शेक्सपियर का कोई फ्रेंड रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये सर्टेन कहीं नहीं है। इट्स ऑल स्पेकुलेशन कि ये पर्सन जिसके बारे में शेक्सपियर यहाँ पे बात करते हैं पूरे ही सोनेट्स में, नंबर ऑफ सोनेट्स 1 to 126 में, या तो डार्क लेडी की भी बात करें अगर, तो ये किसी को पता नहीं है। इट्स नॉट कन्फर्म कि सोनेट में पोएट जो हैं शेक्सपियर जो है वो किस बारे में, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और किसको डेडिकेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक अजम्पशन है कि यहाँ पे शेक्सपियर इज टॉकिंग अबाउट इज अ फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे अपने एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, इज टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंड। ठीक है, एंड ही इज प्रेजिंग हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड का वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, जनरली इस तरह के प्रेज हम किसी विमेन, किसी औरत या किसी लड़की के लिए करते हैं, बट यहाँ पे शेक्सपियर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो क्या, तो इट इज़ वेरी अनक्लियर कि हम बोल सकें सर्टेनली कि शेक्सपियर यहाँ पे किसके लिए, किसको इतना प्रेज कर रहे हैं। बट यहाँ पे पोएट हैं, ऑब्वियसली शेक्सपियर हैं, और शेक्सपियर हैज़ गिवन ऑल द लिमिट्स क्रॉस्ड कि जिस हद तक वो गए हैं इस पर्सन को प्रेज करने के लिए। ठीक है, एंड नाउ स्ट्रेट वे गो टू द, वी आर गोइंग टू द लाइन्स। ठीक है, एक बार लाइन्स देखते हैं और देन वी विल
डिस्कस इट. Shall I compare thee to a summer's day? क्या मैं आपको एक समर के दिन से कंपेयर करूं? ठीक है, यहां पे दी का मतलब है यू. ठीक है, shall I compare thee, it means you, to a summer's day? क्या मैं आपको एक गर्मी के दिन से कंपेयर करूं? यहाँ पे एक पोइट जो है वो गर्मी के दिन से एक सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, एक पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं. वाई? गर्मी के दिन से हम किसी को कंपेयर कर सकते हैं क्या? और हम ये बोल सकते हैं कि वो अच्छा होगा? अच्छा बोलने के तो हम गर्मी से कभी कंपेयर नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस कंट्री. ठीक है, जहाँ पे गर्मी का मौसम बहुत प्लीजिंग नहीं होता ऑब्वियसली. लेकिन चूँकि शेक्सपियर इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, वो इंग्लैंड में रहे हैं, इंग्लैंड में जन्म हुआ है उनका, इंग्लैंड में ही वो डेथ हुआ है उनका. सो वहाँ पे ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा होता है और गर्मी के लिए लोग तरस जाते हैं. तो वहाँ पे जो गर्मी होता है काफ़ी प्लीजेंट होता है उनके जगह पे. तो हम शेक्सपियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और दैट इज़ वाई ही हैज़ यूज्ड अ समर्स डे टू एक्सप्रेस, टू कंपेयर अ पर्सन इन प्रेज. ओके, तो ही हैज़ यूज्ड समर्स डे टू प्रेज अ पर्सन. Thou art more lovely and more temperate. ठीक है, तो you are, यहाँ पे thou art का मतलब है you are. Thou art means you are. ठीक है, you are more lovely and more temperate obviously than summer's day. वो बोलते हैं क्या मैं तुम्हें समर डे से कंपेयर करूं? देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज द क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो पोइट बोलते हैं कि क्या तुम्हें समर्स डे से कंपेयर करूं? तुम तो समर्स डे से भी ज़्यादा लवली हो और तुम तो समर्स डे से भी ज़्यादा टेम्परेट हो. टेम्परेट का मतलब होता है संयमी, पेशेंट. ठीक है, ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, ट्रैंक्विल रहता है, उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता. ठीक है, बहुत ही लवली होता है जो इंसान. ठीक है, तो इसलिए पॉइंट आप बोल रहे हैं कि तुम तो समर्स डे से बहुत ज़्यादा लवली हो और तुम समर्स डे से बहुत ज़्यादा पेशेंट हो, संयमी हो. ठीक है, और इसलिए वो बोलते हैं तुम टेम्परेट हो. रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. यहाँ पे मे का मतलब है समर का जो समय होता है, समर जो मे का महीना होता है, ये समर का मंथ होता है. ठीक है, समर मंथ. एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो मे का महीना होता है, इट कम्स आफ्टर स्प्रिंग सीजन. ठीक है, आफ्टर स्प्रिंग. एंड ऑब्वियसली आप जानते हो कि स्प्रिंग सीजन में नए नए फ्लावर्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं. ठीक है, और जो गर्मी का मौसम जब आता है तो ये जो बर्ड्स होते हैं, इनको ये गर्मी का जो हवा होता है, रफ विंड होता है, ये इनको हिला देता है. इनको इतना तेज होता है वो गर्मी का हवा कि इन सभी बर्ड्स को वो हिला कर रख देता है. ठीक है, इतनी ज़्यादा वो रफ होता है, इतना ज़्यादा वो तेज होता है. एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट. लीज का मतलब होता है रेंट. ठीक है, रेंट. जब हम किसी चीज़ को ना किसी समय एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने पास रखते हैं और हम उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करते हैं. ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है. तो वो बोलते हैं कि समर जो है ना वो बहुत ही छोटा होता है. ठीक है, उसका जो लीज है, उसका जो रेंट है, वो बहुत ही छोटे समय का है, छोटे छोटे ड्यूरेशन का है. कहने का मतलब यह है कि समर जो है वो आकर चला जाता है, लेकिन तुम कभी नहीं जाते हो. किसको बोल रहे हैं? अपने उस फ्रेंड को बोल रहे हैं, जहाँ पे वो जिसको डेडिकेट कर रहे हैं इस सोनेट को. तो वो बोलते हैं कि शैल आई कंपेयर यू टू द समर्स डे. वो बोलते हैं क्या मैं तुम्हें समर्स डे से कंपेयर करूं? तुम तो उससे बहुत ज़्यादा लवली हो और टेम्परेट हो. ठीक है, मतलब काम हो, पेशेंट हो. ठीक है, रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट. ठीक है, लेकिन तुम तो इतना टेम्परेट हो. लेकिन अगर समर्स के विंड को देखो, मतलब समर सीजन को देखो, तो क्या होता है, जो विंड होता है इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा रफ होता है कि इवन वो जो डार्लिंग बर्ड्स हैं, जो इतने प्यारे बर्ड्स हैं, उनको भी वो हिला कर रख देता है. ठीक है, एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट. वो बोलते हैं कि जो समर होता है इनफैक्ट वो बहुत ही छोटा होता है, वो आता है और चला जाता है, लेकिन तुम नहीं जाते. ठीक है, सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस. ठीक है, यहां पे आई ऑफ हेवन का मतलब है सन. आई एम राइटिंग इट हियर, सन.
ठीक है। आई ऑफ हेवन का मतलब यहाँ पे है सन, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में जो आई ऑफ हेवन है, मतलब जो सन है वो चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डीम्ड, और ज़्यादातर आप देखोगे कि उसके जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, मतलब सन का जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, मतलब सन जो एक पीले कलर का दिखता है ना, सन इस लुक्स लाइक येलो कलर और लाइक गोल्ड, यहाँ पे इसलिए उसको गोल्ड से कंपेयर किए हैं। उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है वो कभी कभी डिम हो जाता है क्लाउड्स की वजह से या किसी भी वजह से। कभी कभी आप देखते हो कि दिन में भी जो सूरज की रोशनी है वो डिम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे वो इस तरह से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, वो ये बोलना चाहते हैं कि इवन द सन का जो हेवन का जो आई है समर्स डे में, ठीक है, वो बहुत तेज चमकता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसके बाद भी कभी कभी उसके जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है वो डिम हो जाती है। किसकी वजह से? क्लाउड्स की वजह से डिम हो जाती है, ठीक है। बट तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम्हारा जो चमक है, तुम्हारी जो गर्मी है, वो कभी भी डिम नहीं होगी, ठीक है। ये पॉइंट हम बोल रहे हैं। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस, ही सेज दैट एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन, मतलब जो फेयर से फेयर, जो गोरे से जो गोरे लोग जो होते हैं, ठीक है, जो होते हैं, वो भी, उनका भी जो खूबसूरती है, फेयर का मतलब है खूबसूरती बोल सकते हैं, तो उनकी भी जो खूबसूरत से खूबसूरत लोग जो होते हैं, उनकी भी खूबसूरती कभी ना कभी डिक्लाइन कर जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। लेकिन बाय चांस ऑफ नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनड्रीम्ड, ठीक है। बाय चांस मतलब या तो चांस के थ्रू, मतलब या तो किसी रीजन से, या तो फिर नेचर का जो चेंजिंग कोर्स होता है उसकी वजह से, ठीक है। ये जो खूबसूरती है ये कभी ना कभी तो डिम हो ही जाती है, लेकिन तुम्हारी जो खूबसूरती है वो कभी भी डिम नहीं होती, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट 4 है उसमें पोएट स्टार्ट करते हैं कि क्या मैं तुम्हें समझ डे से कंपेयर करूं, लेकिन फिर वो जवाब देते हुए बोलते हैं कि नहीं, समझ डे में तो कमी है, तुम में कमी नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि तुम तो उससे भी ज़्यादा लवली हो, उससे ज़्यादा टेम्परेट हो। समर्स के जो विंड होते हैं, रफ विंड, वो डार्लिंग बर्ड्स के जो को भी हिला कर रख देते हैं। और समर जो है वो बहुत ही छोटा होता है, वो आता है और चला जाता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, तुम हमेशा रहते हो। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ इवन हेवन शाइन्स, वो बोलते हैं कि जो आई ऑफ हेवन है, जो सन है, वो बहुत तेज चमकता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी जिसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है वो कभी ना कभी डिम हो जाएगा, कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाता है, ठीक है। इवन जो खूबसूरत से खूबसूरत लोग हैं, जो फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, उनकी जो खूबसूरती है वो डिक्लाइन करती है, कभी ना कभी ख़त्म होती है। बाय चांस, या तो किसी रीज़न से होती है, या तो फिर नेचर का जो चेंज इन कोर्स होता है उसकी वजह से होती है, लेकिन हो जाती है। बट योर्स ब्यूटी, योर्स फेयरनेस विल नेवर डिक्लाइन, दैट इज वॉट पोएट इज हियर सेइंग। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। देखो यहाँ पे पोएट यहाँ बोलते हैं कि जो तुम्हारा जो योर, दाई का मतलब होता है योर, इटर्नल समर मतलब आपकी जो कभी ना खत्म होने वाली खूबसूरती है। यहाँ पे समर का मतलब है खूबसूरती, ठीक है। यहाँ पे समर को खूबसूरती की तरह, मेटाफर की तरह यूज किया गया है। तो वो बोलते हैं कि बट दाई इटर्नल मतलब योर, यहाँ पे दाई का मतलब है योर, ठीक है। दाई मीन्स योर, एंड समर का मतलब है यहाँ पे ब्यूटीफुल और फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस। तो यहां पे पोएट बोलते हैं कि योर इटर्नल फेयरनेस मतलब जो तुम्हारा कभी ना खत्म होने वाला, इटर्नल मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, जो फेयरनेस है वो कभी फेड नहीं होगा। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ आउस्ट। इन दिस लाइन पोएट इज एक्चुअली रेफरिंग दिस लाइन। यहाँ पे पोएट ने बोला था कि जो समर का जो लीज होता है वो बहुत ही छोटा पीरियड का होता है, ड्यूरेशन का होता है, वो आता है और चला जाता है। लेकिन यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि तुम्हारा जो पोजीशन है वो कभी खत्म नहीं होगा। योर पोजीशन विल यू नेवर लूज योर पोजीशन, ठीक है। दैट फेयर दाउ ओस्ट मतलब तुम किसी के ऊपर, तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज, कोई यहाँ पे ओ है, इसका मतलब है ओ,
ठीक है, मतलब आप जब किसी से पैसा लेते हो, यू ओ समवन, है ना। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोई लाइबिलिटी नहीं है, कर्ज नहीं है, ठीक है। सो यू विल नेवर लूज योर पोजीशन, आप अपने पोजीशन को कभी भी लूज नहीं करोगे, ठीक है, ऑफ दैट फेयर, ठीक है। नॉर सेल डेथ ब्रैग दाउ वंडर्स्ट इन हिज शेड, यहाँ तक कि जो डेथ है वो भी तुम्हें अपने अंदर अपने आगोश में नहीं ले सकता, ठीक है, तुम्हारे आसपास नहीं भटक सकता, वॉन्डर, ठीक है। When in eternal lines to time thou growest, इसका मतलब है इटर्नल लाइन्स का मतलब यहाँ पे यह है, पोएट इस पोएम के लाइन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इटर्नल लाइन का मतलब है इस सोनेट का जो लाइन है जो पोएट ने लिखा है। पोएट बोलते हैं कि ये जो लाइन्स हैं पोएम के, ठीक है, यहाँ पे पोएट पोएम के बारे में बात कर रहे हैं इस लाइन में। वो बोलते हैं कि इस पोएम का जो लाइन है, इस पोएम के जो लाइन्स हैं, इन लाइन्स के अंदर तुम हमेशा जिंदा रहोगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रोस्ट का मतलब ग्रो करना नहीं है, यहाँ पे ग्रोस्ट का मतलब है लिव, ठीक है, लिव, मतलब यू विल ऑलवेज लिव इन दीज लाइन्स, इटर्नल लाइन्स ऑफ दिस पोएम। जब तक ये पोएम पढ़ा जाएगा, जब तक ये पोएम कहीं ना कहीं सुना जाएगा, तब तक तुम इस पोएम के थ्रू, इस पोएम के लाइन्स के थ्रू क्या करोगे, हमेशा जिंदा रहोगे, ठीक है। ये पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि इसी वजह से डेथ जो है वो कभी भी तुम्हारे आसपास नहीं आ पाएगा, ठीक है। लास्ट टू लाइन्स जो है उसको हम देखते हैं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जब तक जो इंसान है, जो मैन है, वो सांसें लेते रहेगा, जब तक एक इंसान की आंखें देख सकेंगी, तब तक इस पोएम की जो लाइन्स हैं, यहाँ पे दिस का मतलब है लाइन्स ऑफ द पोएम, ठीक है, इस दिस का मतलब है लाइन्स ऑफ द पोएम। सो यहाँ पोएट बोलते हैं कि जब तक लोगों की जो लोग सांस लेते रहेंगे, जब तक लोगों की आंखें देखती रहेंगी, तब तक इस पोएम की जो लाइन्स हैं वो जिंदा रहेंगी, ठीक है। और इसी वजह से इस पोएम के लाइन्स के थ्रू तुम भी जिंदा रहोगे, ठीक है। यू विल बी लिविंग थ्रू दिस लाइन्स ऑफ द पोएम। तो दिस इज व्हाट द पोएट इज हियर सेइंग, ठीक है। तो दिस इज द सोनेट बेसिकली। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं ये द क्वार्ट्रेन्स हैं, ये दिस आर द 3 क्वार्ट्रेन्स, ठीक है, एंड लास्ट 2 लाइन्स इज द कपलेट, ठीक है। और राइमिंग इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी यू कैन सी दिस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि दिस इज द स्ट्रक्चर। और अगर हम लोग सिलेबल्स की बात करें तो हर लाइन्स में सिलेबल्स हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट लाइन का सिलेबल दिखा देता हूँ कि ये शैल एक सिलेबल है, आई इज 1 सिलेबल, कंपेयर में 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। तो हो गया, दी इज 1 सिलेबल, टू इज 1 सिलेबल, ए इज 1 सिलेबल, समर में 2 सिलेबल्स हैं, एंड डे you can count it, there are 10 syllables, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 syllables हैं, and they are stressed unstressed, stressed unstressed, है ना, and there are 5 set of this unstressed stressed, okay। तो इस तरीके से iambic pentameter बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सोनेट। तो in this way we have completed the poem and I hope you all have understood it. And if you have not, then whatever the line it is, you can quote it and ask the question, ठीक है, referring the line. And now in this way we have completed the poem, and now I will be signing off. Goodbye.